किसानों के लिहाज से हम देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था का महत्व इस पर टिका हुआ है। चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं की जब हम बात करते हैं, दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं, अगर उनमें देखें तो मोर देन 75% गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती हैं। तो किसी भी देश की, भारत जैसे, खासतौर से भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था, जिसको पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और अमेरिका की तरफ से एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि इसकी पूर्ति जो है, कृषि अर्थव्यवस्था की जो पूर्ति है, उसमें बहुत बड़े संसाधनों का योगदान अमेरिका कर रहा था निश्चित रूप से। लेकिन इसके पीछे का जो खेल था, उसमें ऑयल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तेल, कच्चा तेल अमेरिका जो है वो भारत रूस से खरीदता है, बड़ी मात्रा में खरीदता है, और उसको रिफाइन करके उतनी ही ज़्यादा मात्रा में अमेरिका को बेचता है। ये मुनाफे का खेल है। कोई भी देश अगर इसको चाहता तो कर सकता था, और भारत ने इस अवसर का लाभ उठाया। और इसको लेकर, ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 15 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। और अमेरिका को अगर 15 सालों में कोई परेशानी नहीं हुई, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, जो अब 11% के टैरिफ को 50% कर दिया गया। वहीं भारत की तरफ से एक सहृदयता दिखाते हुए अमेरिका से आने वाले कॉटन की आपूर्ति, या दूसरे अन्य देशों से भी जो कॉटन की आपूर्ति होती है, उसमें 11% की इम्पोर्ट ड्यूटी की छूट दी गई, यानी उसको शुल्क मुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में एक संकेत देने की कोशिश की गई है अमेरिका को कि भारत अभी भी अपने उसी रुख पर कायम है। अगर चाहे तो बातचीत के रास्ते से या एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर ये जो पूरा गतिरोध बना हुआ है, इसको दूर किया जा सकता है। ये 2 दिन पुराना ही फैसला है, लेकिन फिर भी अभी चूंकि अमेरिका और अमेरिका में जो इस समय सरकार है वो एक तरह से अहंकार में डूबी हुई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका जो है वो असर है वो किसी और रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन भारत के द्वारा अब जिन नए विकल्पों की तलाश की जा रही है, उसमें रूस, यानी एशिया और यूरेशिया, पूरा जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों को मिलाकर जो एक इलाका बनता है जिसको यूरेशिया कहा जाता था, उसमें शक्ति संतुलन स्थापित करने की जो पहल भारत की तरफ से की गई है, उसमें पहला पड़ाव रूस था, और अब जापान और चीन। इसके बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में जो अस्थिरता है, भारत उसे स्थिर करने की कोशिश में एक प्रयास किया जाएगा भारत की ओर से। और ये 3 चरणों में होने वाली एक प्रक्रिया है। भारत को इससे क्या मिलेगा, इस बड़े सवाल के जवाब में हम यही कह सकते हैं कि इजराइल के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तकनीकी सपोर्ट भारत को मिलता था, कल को अमेरिका के सपोर्ट को देखते हुए अगर इजराइल ने भी, हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है, मुझे नहीं नजर आती है, लेकिन फिर भी चूंकि इस अस्थिर दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर इजराइल का रुख बदलता है तो हमने उसके विकल्प के तौर पर जापान को पहले ही तैयार कर लिया है। यानी जापान से वो सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वो हमें मिल सकेगा, और उसकी तैयारी भी हो चुकी थी पहले ही। अब उस पर सिर्फ मंजूरी की मोहर लगने की एक औपचारिकता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में पूरा कर दिया गया है। और चीन के माध्यम से हमें जो है शक्ति संतुलन, जो बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके पीछे का आशय यही है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है। अमेरिका अगर वास्तव में किसी एक देश से सामरिक तौर पर खौफ खाता है तो वो चीन है, और अमेरिका किसी भी तरह से चीन के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है जिसकी अपेक्षा आने वाले दिनों में दुनिया कर रही है। तो ऐसे में भारत के साथ में चीन का एक मंच पर आना, ये भी एक बड़ी घटना होगी, और भारत को चीन से उसी तरह का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मार्केट का सपोर्ट, और दूसरा जो है हम अगर कहें तो सामरिक स्तर पर जो हमारे गतिरोध बने हुए थे, जो हमारे दोनों देशों के बीच में टकराव था, उनको भी, उन मुद्दों को, जो अनसुलझे पहलू थे, जो अनसुलझे मुद्दे थे, उनको सुलझाने का एक मौका मिलेगा। और ये एक ऐसा अवसर है, मुझे लगता है ये आपदा में अवसर की तरह है, कि चीन के साथ में जो गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध सामरिक तौर पर सीमाओं के निर्धारण को लेकर भी दूर करने में मदद मिलेगी, और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट अमेरिका की तरफ से और दूसरे यूरोप के देशों की तरफ से भारत को मिल रहा था, अब उस पूरे सपोर्ट की सप्लाई जो है एक तरह से वैकल्पिक तौर पर यूरेशिया क्षेत्र से ही हो जाएगी। तो ऐसे में भारत के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, जैसी हमारी व्यवस्थाएं पहले चल रही थी उसी तरह से चलती रहे, हम दुनिया को यही संदेश देना चाहते थे, और इन यात्राओं का यही मकसद भी था। ये मकसद लगभग पूरा हुआ है। आने वाले दिनों में जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, हम देखेंगे कि उन सारी कमियों को भी दूर कर लिया जाएगा। तो मार्केट में किसी तरह की कोई अनस्टेबिलिटी ना आए, भारत के व्यापार में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं जैसे चल रही थी वो यथावत चलती रहे,
इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मुझे लगता है उनका सही परिणाम अब देखने का समय आ चुका है।